हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान अ वे ऑफ सक्सेस। हम लोग आज तक जो है 4 लेक्चर देख चुके हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स का 4 लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जितने भी टॉपिक हैं सभी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन यानी कि जब भी कोई ग्लास स्लैब हो या कोई भी सरफेस हो, उसको जब लाइट पार कर जाती है तो उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन में हम पढ़े थे कि जब कोई सरफेस से टकरा के लौट रही थी लाइट वेव, तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल रहे थे। तो अब हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 5 है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में 2 मीडियम का हम लोग बात करेंगे। 2 मीडियम में कैसे लाइट रे जो है, लाइट वेव वो पार कर जाती है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए 2 मीडियम का होना अति आवश्यक है। पहला जैसे मीडियम 1 एक होगा और दूसरा होगा मीडियम 2। तो 2 मीडियम का होना अति आवश्यक है इसके लिए, ठीक है। तो क्या है इसका देखते हैं। इसमें जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इसमें कैसे लाइट वेव पार करती है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को जो है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग को क्या 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 पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग इसका लॉ पढ़ेंगे, नियम क्या होता है, लॉज पढ़ेंगे। सेकेंड में पढ़ेंगे इसका कारण, क्यों ये रिफ्लेक्शन होता है, लॉ क्या है, उसके बाद कारण क्या है इसके होने का। और थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि लॉज क्या है इसका, फिर इसका रिफ्लेक्शन का कारण क्या है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालना सीखेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट का जो है कि रिवर्सिबिलिटी नेचर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी पढ़ना है। ऑफ लाइट। थर्ड पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू, अगर ग्लास स्लैब है तो उसमें कैसे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। फोर्थ पॉइंट पढ़ना हम लोगों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हम लोग कुछ देखेंगे कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है इसका, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो। फिर और एक पॉइंट पढ़ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, इसका जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस केस में होता है, या इसको एक और बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल भी बोलते हैं। एक टाइम आता है जब क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो वो लौट जाती है लाइट रे, तो क्रिटिकल एंगल भी बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल ये पढ़ना है। अगला पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है उसको भी पढ़ना हम लोग को। ऑप्टिकल फाइबर। अगला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, और हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो हम लोग को इतना पॉइंट इसमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है उसका लॉ क्या है, कॉज क्या है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कैसे निकालते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लाइड कैसे होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या उसका यूज है, क्रिटिकल एंगल क्या है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हम लोग आज देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग जानते हैं कि दो मीडियम की आवश्यकता होती है रिफ्रैक्शन होने के लिए। जैसे कि ये एक मीडियम है, यहाँ मीडियम 1 ऊपर हो जाएगा, मीडियम 2 हो जाएगा। तो क्या है कि जब लाइट रे यहाँ से चलेगी कोई मीडियम से तो इसको सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन होता क्या है ये डेंसर मीडियम हो जाता है, ठीक है। और ये रेयरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में वेव आ रही है तो क्या होगा, डेंसर मीडियम में वो नॉर्मल की साइड मुड़ेगी, इधर नेचर अपना दिखाएगी, मुड़ते हुए प्रतीत होगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट आर पार कर जा रही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें जो है ये है इंसिडेंट, क्या क्या होता है इसमें लिख देते हैं। इंसिडेंट रे होता है। इंसिडेंट रे के बाद होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसको बोलते हैं पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और क्या हो सकता है ये, इसको बोलते हैं हम लोग रेफ्रैक्टेड रे, पार कर गया तो रेफ्रैक्टेड रे। एक रिफ्लेक्टेड रे, तो इतना पॉइंट इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि क्या क्या होता है रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कंडीशन होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज कि इसका नियम क्या है। हम लोग लॉज देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अगला पॉइंट है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कब होता है, क्या क्या नियम है रिफ्रैक्शन के लिए। फर्स्ट लॉ हम लोग लिख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज इन सेम पॉइंट। हम लोग अभी देखे हैं, यहाँ से लाइट चला, इसको इधर जाना चाहिए था लेकिन मुड़ गया। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सेम पॉइंट पे होना चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइज इन सेम पॉइंट। ये तीनों जो होता है वो एक ही पॉइंट पे लाइज करता है। ये इसका फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ है फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट। हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन आई बाय इक्वल टू साइन आप लिखते हैं, तो वहीं से वो सेकेंड लॉ इसका होता है, सेकेंड नियम होता है कि फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट, अगर कोई कलर गिवन है लाइट का, फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं 1μ2, 1μ2। और 1μ2 को हम लोग लिख सकते हैं μ2 बाय μ1, इसको μ2 बाय μ1 भी लिखते हैं 1μ2 को। ये होता है सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ ये है, सेकेंड लॉ ये है, ये दोनों लॉ होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ये नियम है। जहाँ पे हम आगे लिख सकते हैं कि 1μ2 इक्वल टू इसको हम लोग मिटा देते हैं,
इरेज कर रहे हैं इसको। तो 1 μ2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं वो हम लिखने जा रहे हैं। तो 1 μ2 इक्वल टू लिख सकते हैं μ2 डिवाइडेड बाय μ1, इसको लिखते हैं। ठीक है, μ2 बाय μ1। अब ये होता क्या है, इसको लिख सकते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम 2 का आता है, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 हम लोग लिखते हैं। तो लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। देखिए 1 μ2 यानी कि μ2 बाय μ1। हम लोग लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 पहले लिखेंगे डिवाइडेड बाय या विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 लिखा है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं। तो फर्स्ट लॉ ये हो गया और सेकेंड लॉ ये हो गया, इसको हम लोग उस तरह से लिख सकते हैं। यही दो नियम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। क्या एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि एयर और ग्लास का, अगर शीशा है, ग्लास है और एयर है, तो यहाँ से एयर म्यू ए म्यू जी लिख सकते हैं, एयर और ग्लास। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे म्यू ग्लास का और म्यू एयर का, यानी कि ए म्यू जी को लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर के लिए वाटर डब्ल्यू म्यू जी। अगर वाटर और ग्लास में जा रहा है लाइट, एयर से ग्लास में जा रहा है तो ऐसे लिखेंगे, और वाटर से ग्लास में जा रहा है तो इस तरह से लिखेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू जी और डिवाइड म्यू डब्ल्यू वाटर। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आगे लिखना है। देखिए अब क्या हम लोग को आगे देखना है कि ये तो हम लोग देख लिए। अगर मान लीजिए कि आई 0 हो जाए तब क्या होगा, जैसे कि ये नॉर्मल था। ठीक है, यहाँ से लाइट चला, इसको यहाँ निकालना चाहिए था लेकिन ये मुड़ा, लेकिन ये तो एंगल आई है और ये एंगल आर है। लेकिन अगर एंगल आई 0 हो जाए, यानी कि ये यहाँ से ना चल के यहीं से चले, नॉर्मल पे ही आ जाए। ठीक है, अगर नॉर्मल से आवे तो एंगल आई 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इधर एंगल बढ़ता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर आ जाए तो क्या होगा, एंगल 0 हो जाएगा, यानी कि आई 0 हो जाएगा। तब क्या होगा, व्हेन आई इक्वल टू 0 हो जाए, जब आई 0 हो जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन आई हम लोग जानते हैं कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1 μ2 लिखते हैं। 1 μ2 लिखते हैं, लेकिन साइन एंगल तो 0 है, तो साइन आई इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं, 0 डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 1 μ2। अब देखिए हम लोग को आर का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे 1 छिपा हुआ है नीचे, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से ये होगा, तो हम लोग साइन आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन आर इक्वल टू 0 बाई 1 μ2 लिख सकते हैं। साइन आर इक्वल टू 0, ये यहाँ आ गया, ये इधर गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, 0 बाई 1 μ2 लिख सकते हैं। अब बताइए साइन आर इक्वल टू 0 बाई 1 μ2 मतलब क्या है कि साइन आर इक्वल टू 0 हो गया, साइन आर इक्वल टू 0 हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर साइन आई आपका 0 है, एंगल आई 0 है, तो आर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा लाइन, ये सीधा इस ग्लास स्लैब को पार कर जाएगा और सीधा निकल जाएगा। ये कोशिश करेगा यहाँ सीधा निकलने का, क्योंकि कोई भी एंगल यहाँ डेविएशन नहीं है, तो ये भी डेविएट नहीं करेगा, नॉर्मल के पैरेलल वो निकल जाएगा। तो साइन आई इक्वल टू 0 अगर हो तो साइन आर इक्वल टू भी 0 हो जाता है। तो ये है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यही है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ ये है, दूसरा लॉ ये है। इसी को हम अगर डेरिवेट कर रहे हैं
साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। और जब साइन आई 0 हो जाए, यहाँ से साइन एंगल अगर 0 है, नॉर्मल पे आ रहा है, तो साइन आर भी मेरा 0 आएगा, यानी कि डेविएट ना होकर सीधा निकल जाएगा। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ देख लिए, उसके बाद कॉज हम लोग को पढ़ना है कि कारण क्या होता है रिफ्लेक्शन का। देखिए अगला पॉइंट है कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन का क्या परिणाम होता है। कॉज क्या क्या इसका होते हैं, कॉज यानी परिणाम क्या क्या होते हैं। तो रिफ्लेक्शन जब होता है, रिफ्लेक्शन होने में क्या क्या बदलता है, क्या क्या परिणाम निकलता है। तो चेंज क्या होगा, यानी कि इसका जो लाइट रे चला उसमें चेंजिंग आया, यहाँ पे डेविएशन हुआ, तो क्या बदला इसका, चेंजिंग क्या हुआ, अनचेंज क्या रहा, वो जानना है। तो रिफ्लेक्शन के कारण चेंज क्या आता है, चेंजेस किस किस चीज़ में होता है। तो स्पीड चेंज कर जाता है, जब रिफ्लेक्शन यहाँ से यहाँ जिस स्पीड से चल रहा था वो स्पीड कम हो गया और ये डेविएट हो गया, तो स्पीड चेंज कर जाता है। और क्या चेंज कर सकता है स्पीड के बाद, तो स्पीड चेंज करता है। उसके बाद वेवलेंथ भी चेंज कर जाता है, क्योंकि वेवलेंथ कम हो गया, ये मुड़ गया, तो वेवलेंथ चेंज कर जाता है। थर्ड पॉइंट क्या चेंज करता है, इंटेंसिटी, यानी तीव्रता इसकी कम हो गई, इंटेंसिटी चेंज हो जाता है, इंटेंसिटी चेंज हो जाता है। ठीक है, 3 चीज़ चेंज होता है, स्पीड बदल जाता है, वेवलेंथ चेंज कर जाता है, और इंटेंसिटी तीव्रता घट जाती है इसकी, सेकेंड मीडियम में आने के बाद कम तीव्रता रह जाता है। और चेंज क्या नहीं करता है, तो फ्रीक्वेंसी कभी बदल नहीं सकता है, डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी, डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी। देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसमें क्या बदलाव नहीं आएगा, तो उसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, बाकी स्पीड, वेवलेंथ और इंटेंसिटी बदल जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये कारण है, कॉज यही है। लॉ देख लिए, कॉज देख लिए। अब लास्ट पॉइंट इसमें देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग फाइंड करते हैं वो देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है। ट्रांसपेरेंट मीडियम प्रॉपर्टी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं हम लोग कब है, जब कोई मीडियम ट्रांसपेरेंट हो। हम लोग देख रहे हैं कि एक मीडियम है, मीडियम 1, ये है मीडियम 2। मीडियम 1 जो है कि एयर है, एयर या वैक्यूम भी इसको बोल सकते हैं। तो वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा, यानी कि एयर का वेलोसिटी जो होगा वो लाइट का वेलोसिटी होगा। मीडियम 2 जो है उसका वेलोसिटी को हम लोग v माने हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ1 है और इसका μ2 है। तो हम लोगों को देखना क्या है कि हम लोग देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते कैसे हैं, 1μ2 लिखते हैं। वो मीडियम 1 से चला मीडियम 2 में, तो 1μ2 लिखा जाता है। 1μ2 को हम लोग लिखते हैं क्या, μ2 बाय μ1, इसको 1μ2 को लिख सकते हैं। मीडियम 1 से चला मीडियम 2 में, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम जो होगा सो, यानी कि वेलोसिटी जो एयर में होगा वो v1 डिवाइडेड बाय v2 लिख सकते हैं, इसको v1 बाय v2 लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आगे काम आएगा न्यूमेरिकल टाइम। इसको लिखते हैं, देखिए 1μ2 यानी μ2 बाय μ1 लिख सकते हैं, और इक्वल टू v1 बाय v2, ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, यानी कि रिलेटिव, दो में रिलेटिव है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसका मीडियम क्या है, पहला का मीडियम जो है ये मीडियम 1 क्या है, मीडियम 1 जो है वो एयर लिए हैं या वैक्यूम बोल सकते हैं, वैक्यूम। तो यहाँ पे v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा
सी हो जाएगा। वहाँ पे लिखे हुए हैं कि मीडियम 1 जो है वैक्यूम है, तो V1 का वैल्यू सी लेना पड़ेगा। और मीडियम 2 क्या है, मीडियम 2 जो है वो कोई ऑब्जेक्ट है, या मीडियम 2 ग्लास स्लैब है, शीशा है, तो वहाँ पे V2 इक्वल टू हमको लेना पड़ेगा V मान के चलते हैं। V1 जो है C हो गया और V2 V हो गया। तो इस तरह से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं इसको, 1 म्यू 2 को हम लोग म्यू भी लिख सकते हैं। 1 म्यू 2 को म्यू लिखते हैं, और म्यू का मतलब ही होता है 1 म्यू 2। इसको समझना है कि म्यू को 1 म्यू 2 लिखते हैं, और म्यू इक्वल टू हम लोग C/V लिखते हैं। म्यू इक्वल टू यानी 1 म्यू 2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उस केस में इक्वल टू 1 म्यू 2 इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 इक्वल टू C/V लिखते हैं। यानी V1 C हो गया और V2 V हो गया, V1/V2 यानी C/V। तो म्यू इक्वल टू C/V लिखते हैं। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर आपको वेलोसिटी ऑफ मीडियम निकालना हो, कोई मीडियम है उसका वेलोसिटी नीचे वाले का, तो V इक्वल टू हम लोग लिखेंगे म्यू डिवाइडेड बाय C, या कि V इक्वल टू C/म्यू लिखते हैं। V इक्वल टू C/म्यू लिखते हैं। तो इसको भी याद रखना है कि V इक्वल टू यहाँ से निकालना है तो C/म्यू लिखेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोला जाता है। इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको एब्सोल्यूट है क्योंकि 1 म्यू 2 छिपा दिए हैं, और एयर और कोई ग्लास स्लाइड के केस में दिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, कि यहाँ तक तो देख चुके हैं कि जो है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू इक्वल टू हम लोग लिखते हैं C/V। ये याद रखना है, न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग को पढ़ना है कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि प्रकाशीय घनत्व क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या होता है। देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि प्रकाशीय घनत्व इसको बोलते हैं, और मास डेंसिटी यानी कि द्रव्यमान घनत्व क्या होता है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि प्रकाश से रिलेटेड है, तो इसमें हम लोग म्यू जनरली लिखते हैं, म्यू, ठीक है। और मास डेंसिटी यानी कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास डेंसिटी के लिए इस तरह से लिखेंगे, मास डेंसिटी यानी मास बटा वॉल्यूम, और ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि म्यू, यानी कि 1 म्यू 2 भी लिख सकते हैं इसको, 1 म्यू 2, या तो म्यू भी लिख सकते हैं सिर्फ। ये है ऑप्टिकल डेंसिटी, ये है मास डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी देखिए किसका जो है कि जैसे कोई एग्जांपल आपको दिया रहेगा कि बताइए कि वाटर दिया है, तारपीन का तेल दिया है, और भी बहुत चीज़ रहता है जिसमें मास डेंसिटी क्या किसका ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी किसका ज़्यादा है। इस तरह से प्रकाशीय घनत्व किस में ज़्यादा होगा, या द्रव्यमान घनत्व किस में ज़्यादा होगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में जनरली। तो जैसे हम बता रहे हैं कि मास डेंसिटी हम लोग को यहाँ पहले पता कर लेते हैं कि मास डेंसिटी किसका ज़्यादा होता है। जैसे वाटर दिया है और तारपीन का तेल दिया है, तो मास डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा वो लिखेंगे। मास डेंसिटी जो है यहाँ से लिखते हैं, यानी कि द्रव्यमान घनत्व किसका ज़्यादा होगा। तो आपके एग्जांपल जैसे रहेगा वाटर रहेगा और तारपीन रहेगा, तारपीन का तेल है। तो बताइए कि मास डेंसिटी किसका ज़्यादा है, किसका द्रव्यमान घनत्व ज़्यादा है, वाटर का कि तारपीन का तेल का। तो हम लोग देखते हैं कि द्रव्यमान घनत्व में सबसे ज़्यादा तारपीन तो पतला होता है, और वाटर जो होता है कि थोड़ा इससे ज़्यादा डेंसिटी इसका होता है, तो वाटर का ज़्यादा हो जाएगा डेंसिटी। तो मास डेंसिटी अगर पूछे वाटर और तारपीन का तेल, तो वाटर का मास डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि ये पतला है तारपीन। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है कि ये पतला है, इसके कारण ज़्यादा इसमें प्रकाश ट्रैवल कर जाता है, इसलिए इसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा और इसका मास ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है। मास डेंसिटी जिसका ज़्यादा है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगा क्योंकि प्रकाश कम इसमें ट्रैवल करेगा।
हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी लिखेंगे। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है कि वाटर का क्या हो जाएगा, और तारपीन में जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जिसका मास डेंसिटी कम है उसमें प्रकाश ज़्यादा ट्रैवल करेगा, यानी कि इसका ज़्यादा हो जाएगा ऑप्टिकल डेंसिटी, और वाटर का कम हो जाएगा ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भी जैसे रह सकता है कि मास डेंसिटी और किस पूछ सकता है कि वाटर है, एयर है, ग्लास है, इस तरह से एग्जांपल दे सकता है। ठीक है, तो मास डेंसिटी और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एयर आपका दिया रहे, एयर रहे, वाटर रहे और ग्लास रहे, शीशा। तो बताना कि मास किसका ज़्यादा है, मास डेंसिटी किस में ज़्यादा होना चाहिए। तो मास डेंसिटी ऑब्वियस है कि ग्लास का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि शीशा ज़्यादा कठोर है, तो मास डेंसिटी ग्लास का ज़्यादा हो जाएगा। उसका वाटर का होगा एयर से, क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है वाटर का एयर से। ये मास डेंसिटी है। तो इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं कि इसका μ1 लिख सकते हैं, इसको μ2 लिख सकते हैं, इसको μ3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं, μ1 एयर हो गया, वाटर हो गया, और ग्लास के लिए μ3 हम लिख दिए। तो ये होता है ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एग्जाम के लिए, इसको याद रखना जरूरी है। देखिए आगे हम लोग को पढ़ना है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो हम लोग को जानना है। जैसे हम लोग जानते हैं कि μ1 μ2 है, ये दो मीडियम है। इसमें जब लाइट रे चला तो सेकेंड मीडियम अगर डेंसर है और ये रेयर है, यानी कि ये विरल है, ये सघन है। सघन में जाने के बाद ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है लाइट रे। तो हम लोग जानते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस में हम लोग पहला जानना हम लोग को क्या है कि डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जो बेंड कर रहा है उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। डायरेक्शन इसका जानना है कि बेंडिंग किधर हो रहा है। हम लोग यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि साइन आई बाई साइन आर, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1 μ2 लिख सकते हैं। 1 μ2 यानी कि μ1 से चला μ2 की ओर, तो 1 μ2, जिसको साइन आई बाई साइन आर लिखते हैं। और इसको हम लोग लिखते हैं V1 बाई V2 लिखते हैं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इस फर्स्ट मीडियम और वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1 μ2 इक्वल टू V1 बाई V2। ये फॉर्मूला में भी हम लोग पीछे देखे थे, तो यही वाला है। उसके बाद अगर मान लीजिए ये μ1 है ग्रेटर देन μ2, यानी इसका जो है डेंसर है, ये रेयर है, तो इस केस में क्या होगा μ2 ग्रेटर देन μ1, यानी कि ये रेयरर मीडियम है, विरल है, और ये सघन है। तो क्या होगा, एंगल कैसे निकालेंगे, साइन आई साइन आर का एंगल कैसे निकलेगा वो जानना है। तो हम लोग हम लोग पहले देखते हैं, रुकिए 1 मिनट, हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये डेंसर है, ये रेयर है, तब क्या होगा। ठीक है, यानी कि तो वही है, इसी को हम लोग जानते हैं μ2 ग्रेटर देन μ1। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो μ2 ग्रेटर देन μ1 लिखेंगे। और साइन आई बाई साइन आर को क्या लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1 μ2 ही लिख सकते हैं, क्या कि यहाँ से जो चला है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1 μ2 इक्वल टू V1 बाई V2। और जब V2 ग्रेटर देन V1 हो गया, तो V2 ग्रेटर देन V1 कहने का मतलब क्या है कि इसका कहने का मतलब है कि V1 से V2 ज़्यादा डेंसर है। तो यहाँ से चला लाइट, ये डेंसर है तो नॉर्मल की ओर मुड़ गया, यानी कि ये एंगल जितना था वो इस एंगल के बराबर होना चाहिए था, लेकिन हो गया कितना, इतना एंगल हो गया, यानी कि ये एंगल कम हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि साइन आई का एंगल जो हो गया है वो
बड़ा हो गया साइन आर के एंगल से। साइन आई का एंगल बड़ा हो गया इधर मुड़ने के कारण, साइन आर जो बना साइन आई बाय साइन आर, तो साइन आई बड़ा हो गया, साइन आर छोटा हो गया। तो साइन आर छोटा हो गया, साइन आई बड़ा हो गया और साइन आई छोटा हो गया, तो आई ग्रेटर देन आर हो गया है। हम लोग यही देख रहे हैं यहाँ से कि आई जो है बड़ा हो गया है आर से। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं पूरा, या तो आप नोट में भी लिख सकते हैं, नोट करके इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 1/2, या इसको लिखते हैं और μ2/μ1, और लिख सकते हैं क्या V1/V2, ठीक है। यानी कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू 1/2, और 1/2 को हम लोग μ1/μ2/μ1 लिखते हैं, और V1/V2, ये सब इक्वल हो जाएगा। और अगर वेवलेंथ के फॉर्म में लिखें, लैम्बडा के फॉर्म में, इसका वेवलेंथ क्या होगा, यहाँ पे वेवलेंथ पहले इसका वेवलेंथ लेंगे λ1 और डिवाइडेड बाय λ2 ले लेंगे, तो ये याद रखना है। यानी कि फॉर्मूला सही है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू 1/2 इक्वल टू μ2/μ1 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू λ1/λ2। तो V1/V2 इक्वल टू λ1/λ2, कहीं कहीं फार्मूला में यही दोनों का इस्तेमाल होगा, कहीं कहीं साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू V1/V2 इस्तेमाल होगा। तो ये पूरा अगर आपको याद है तो आप न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए आगे हम लोग को जानना है कुछ पॉइंट्स हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हम लोग किसी का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे इधर जाना चाहिए तो मुड़ गया, क्यों मुड़ा, ये ज़्यादा कब मुड़ेगा, कम कब मुड़ेगा, तो इसका कुछ फैक्टर जो है उसको प्रभावित करते हैं, उसके बारे में लिखना है। तो क्या क्या प्रभावित कर सकता है उसको, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या क्या प्रभावित कर सकता है। तो पहला तो कर सकता है मीडियम का नेचर कैसा है, ज़्यादा डेंसर है कि कम डेंसर है। अगर कम डेंसर है, इससे इसका थोड़ा कम है, यानी थोड़ा ज़्यादा डेंसर है तो कम मुड़ेगा, और ज़्यादा डेंसर है तो और मुड़ जाएगा। तो इस तरह से इसको प्रभावित करता है। नेचर ऑफ मीडियम सबसे पहले प्रभावित करता है फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को, नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है, नेचर ऑफ मीडियम। सबसे पहले तो मीडियम प्रभावित करेगा उसको, कि मीडियम क्या है, उसके बाद क्या, टेम्परेचर कितना है, लिक्विड का जो मीडियम है उसका भी टेम्परेचर प्रभावित कर सकता है। तो टेम्परेचर प्रभावित करेगा। और क्या प्रभावित कर सकता है, टेम्परेचर के बाद कर सकता है वेवलेंथ कितना है लाइट का, कौन सा लाइट रे चला है, किस वेवलेंथ का लाइट है, तो वेवलेंथ भी उसको प्रभावित करेगा। अगर ज़्यादा वेवलेंथ है तो तेज़ी से पार कर जाएगा, कम वेवलेंथ का है तो यहाँ पे धीरे हो जाएगा तो ज़्यादा मुड़ जाएगा। तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट भी प्रभावित करता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट। और क्या प्रभावित कर सकता है, तो और नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, अगर इसका वातावरण कैसा है अगल बगल का, अगर कोई मीडियम है, दो मीडियम या ग्लास स्लैब में हम लोग एयर से निकाल रहे हैं और उसके अगल बगल का वातावरण कैसा है, गर्म है कि ठंडा है कि क्या है, तो वो सराउंडिंग भी उसको प्रभावित कर देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, यानी वातावरण का मीडियम कैसा है, नेचर ऑफ सराउंडिंग। नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो हम लोग आज इतना ही देखेंगे। अभी बहुत सारा टॉपिक और पढ़ना है, जैसे कि हम लोग को रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, वहाँ से बाद जितना पॉइंट है वो पढ़ना है, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए अगले क्लास में लेक्चर 6 में वो पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपको अच्छे से समझना है तो सभी लेक्चर को आपको देखना होगा। पहले 1, 2, 3, 4 लेक्चर देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, 5th लेक्चर को, ठीक है।
और अगर कोई भी कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके बोल सकते हैं कि और क्या इसमें ऐड किया जा सकता है और कैसे पढ़ाया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।